भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह कौन सा बम है जो फटने वाला है और कहां फटने वाला है? राहुल गांधी की यह चेतावनी क्या चुनाव आयोग सुन भी रहा है और क्या उससे फर्क भी पड़ता है? इन चेतावनियों ने देश को एक नया चुनाव आयोग दिखाया है, जिसे अब किसी तरह के संगीन आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह वोट चोरी के आरोपों के साथ या बावजूद आपसे आंखें मिलाने का आदी हो चुका है, वरना इन आरोपों को खुद गंभीरता से लेता और कम से कम महादेवपुरा विधानसभा की सीट के 1 लाख संदिग्ध वोटरों की जांच कर देश के सामने सच्चाई रख देता। अफसोस, पूरे बिहार में 15 दिनों तक यात्रा चलती रही। चुनाव आयुक्तों को भी टारगेट किया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने एक विधानसभा की जांच कर, निष्पक्ष जांच कर देश को सही स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी। हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर क्या राहुल गांधी खुद को लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं? जब यात्रा का ऐलान हुआ तब पटना के गांधी मैदान में रैली की बात हुई थी, लेकिन रैली की जगह पटना में यात्रा निकालने का फैसला कर लिया गया। तय हुआ कि पटना के गांधी मैदान से लोगों का हुजूम डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तक जाएगा और वहां माल्यार्पण किया जाएगा। इस तरह पटना के एक बड़े हिस्से में यात्रा निकल सकेगी, जिस तरह से बाकी जिलों में 15 दिनों तक निकल रही थी। रैली की जगह मार्च का फैसला क्यों किया गया, यह अभी साफ नहीं, लेकिन विपक्ष इस रैली में आई भीड़ को लेकर उत्साहित नजर आया और उसे लेकर पटना भर से गुजरना चाहता होगा। लेकिन क्या इसकी जगह गांधी मैदान में ही सभा करना उचित नहीं होता? फिर भी गांधी मैदान से चलकर मार्च को हाईकोर्ट के पास मौजूद डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तक जाने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि वहां अदालती आदेश हैं। लेकिन प्रशासन ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर नेताओं को माल्यार्पण करने की अनुमति दी। डॉक्टर अंबेडकर की इस मूर्ति का अनावरण लालू प्रसाद यादव ने किया था, तब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस पर भवन निर्माण आवास विभाग के मंत्री रामविलास मिश्र का नाम लिखा है। तारीख लिखी है 18 जून 1991। उसके बाद भाषण दिया गया डाक बंगला चौराहे पर। डाक बंगला चौराहे का भी बिहार की राजनीति में अपना एक महत्व है। रैली कोई भी हो, इस जगह से ना गुजरे और यहां पर नारेबाजी ना हो तो पूरी नहीं मानी जाती। राहुल गांधी ने वोट चोरी को कई तरह के अधिकारों की चोरी से जोड़ दिया है। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। अब आते हैं हाइड्रोजन बम और एटम बम पर। संसद सत्र के दौरान जब राहुल गांधी ने एटम बम फटने की बात की, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब बदल गया। कर्नाटका के महादेवपुरा की सीट पर 1 लाख संदिग्ध वोटर को लेकर चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कुछ किया? आपको याद होगा, जब यंत्र को लेकर सवाल उठे तो तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एक किताब लेकर आए। इस किताब में 40 से अधिक अदालती आदेशों का संग्रह है, ऐसा बताया। इन सभी आदेशों में यंत्र पर लगे आरोपों को खारिज किया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना संगीन आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की। सबूत देने का भार राहुल गांधी पर ही डालकर आयोग चुप हो गया। अब राहुल गांधी ने कहा है वे हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है।
हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि हाइड्रोजन बम का मतलब है हरियाणा से ही वोट चोरी के शक की शुरुआत हुई। तो क्या राहुल गांधी बिहार के बाद अब हरियाणा में यात्रा करेंगे? गुजरात में भी कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने आरोप लगाया है कि नवसारी लोकसभा सीट के अंतर्गत एक विधानसभा की मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई है। यहां 6 लाख मतदाता हैं, इनमें से 2.5 लाख वोटर को एक सैंपल की तरह लिया गया और उनकी जांच की गई। कांग्रेस का आरोप है कि इस 2.5 लाख में से 30% वोटर की जानकारी डुप्लीकेट है या फर्जी है, मतदाता अस्तित्व में ही नहीं था। 30,000 मामलों में गड़बड़ी पकड़ी गई है। कांग्रेस का दावा है कि इस हिसाब से गुजरात राज्य में 62 लाख वोटों की चोरी सामने आ सकती है। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। मोदी शाह के दौर में राजनीति बदल गई है। तमाम संस्थाएं एक तरफा हो गई हैं, बराबरी का मैदान मिट चुका है। आपने बोला नहीं कि अगले दिन छापा और फिर महीनों के लिए जेल में। इसके बाद भी यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं कि इन 11 वर्षों में पूरा विपक्ष अपना थरिया लोटा लेकर बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। जेल जाने की गारंटी के बाद भी विपक्ष की तरह ही रहा। गोदी मीडिया ने देश को नफरत और झूठ की आग में झोंक दिया, तब भी विपक्ष बचा हुआ मिला। आप भारत की सड़कों पर विपक्ष के निशान ढूंढ सकते हैं। राहुल गांधी ने पूरी यात्रा के दौरान गोदी मीडिया पर प्रहार किया, लेकिन बहुजन यूट्यूब चैनलों के पत्रकारों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में भी बात की और यह सवाल उठा दिया कि भारत के मीडिया में दलित पत्रकारों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अब जबकि बहुजन पत्रकार स्वतंत्र पत्रकारिता के जरिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित हो चुके हैं,
तब भी चैनलों में या अखबारों में इनके लिए जगह नहीं, इनकी आवाज नहीं। यह वीडियो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ये तो अटेम्प्टेड मर्डर है। मैं मतलब यूट्यूब पर अपने साथी के साथ प्रयास किया, कोशिश की और बहुत बुरा बर्ताव हुआ। कोई सपोर्ट किसी का नहीं। मैंने मतलब मेरी फादर से फाइट होती है इस बात पे, वो चाहते हैं कि मैं ये फील्ड छोड़ दूँ। सबसे बड़ा चीज ये सर कि अति पिछड़ा समाज और माइनॉरिटी समाज में ये दोनों समाज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सामाजिक न्याय भी कमजोर हो रहा है और सांप्रदायिकता भी बढ़ रहा है। तो दलित है, पिछड़ा है, उनके ऊपर झूठा मुकदमा कराकर सर जेल भिजवाते रहे। यानी कि सर न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं है। जहां हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। बताइए। हम लोग जो काम करते हैं उसका बेसिक है सोशल जस्टिस। हम उसमें जो पॉइंट रखते हैं, यहाँ सब बैकवर्ड और माइनॉरिटी और दलित समाज के लोग हैं, और इसमें हम लोग ने एक ग्रुप बनाया है पूरे बिहार में। जहां भी कास्ट एट्रोसिटी होती है, जहां बच्चों के साथ बलात्कार होता है और एफआईआर नहीं होता है, तो हम उसको करते हैं। पीएमसीएच का मामला जो मुजफ्फरपुर का था, सड़क है, उसको सबसे पहले हमारी टीम ने कवरेज किया। और एक सबसे बड़ा चीज ये सर कि अति पिछड़ा समाज और माइनॉरिटी समाज में ये दोनों समाज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सामाजिक न्याय भी कमजोर हो रहा है और सांप्रदायिकता भी बढ़ रहा है। तो हम लोग की मेन लड़ाई यही है कि हर हाल में जो सोशल आप कितने हो बिहार में? हम टोटल अभी 52 लोग हैं सर। ये 52 लोग एक दूसरे के दोस्त हैं? जी या इनके बीच में भी लड़ाई होती है? नहीं, वो सामाजिक न्याय का जुड़ाव है। आपके आमदनी तो ठीक बनती है या नो सर? बट आपको सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं होता। मेरा नाम सुमन है, मैं खबर लहरिया आप अकेली लड़की हो? जी खबर लहरिया न्यूज चैनल में एज ए सीनियर रिपोर्टर के रूप में काम करती हूँ। भारत का पहला ऐसा चैनल जो महिलाओं द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसमें ऑल टोटल महिलाएं काम सारी महिलाएं? जी, इसमें पुरुष काम ही नहीं करते? लगा करके पूरा मैनेजमेंट देखना, फाउंडिंग करना, सारा काम सिर्फ महिला ही। ये अच्छा आइडिया है। मेंटालिटी जो मुझे कवरेज करने में जो दिक्कत समझ आती है, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है कि आप एक सिंगल जो लड़की कवरेज करने के लिए निकलती है फील्ड पर, तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। जैसे कि आप ऑटो पर मैं देखती हूँ कि लड़कियां नहीं रहती हैं, सिर्फ मुझे लड़कों के बीच में ट्रैवल करना होता है। गांधी मैदान में 9 बजे टोटल हर चीज़ बंद हो चुकी। सर मेरा नाम अमान मलिक है और हम बिहार के सबसे पिछड़े जिले से आते हैं जहाँ ट्रेन नहीं चलती है। पहली समस्या तो ये है हमारी। दूसरी समस्या ये है कि सर हम पटना यूनिवर्सिटी के मास कॉम के स्टूडेंट हैं, बैचलर डिग्री चल रहा है। यूट्यूब और फेसबुक एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी बात रखते हैं, रख रहे हैं। आपको अजीब नहीं लगता? मुझे लगता है, पता नहीं आपको लगता है या नहीं, कि आज अगर हिंदुस्तान का एक राजनेता हिंदुस्तान के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसे अमेरिकन चैनल यूज करना पड़ता है, या फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम या गूगल। मतलब ये हमारे नहीं है। जिस दिन ये आपको बंद करना चाहे ये बंद कर देंगे। मेरा पूरा मतलब शैडो बैन चलता है। तो थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि पहले क्या होता था, हिंदुस्तान के नेता अपने लोगों से डायरेक्टली बात कर सकते थे, फिर ठीक है मीडिया हुआ करता था, न्यूट्रल तो नहीं कह सकते बट बात तो दिखा देता था। अब मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता, विपक्ष की बात टोटली जीरो, खत्म। और जो यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, उन पर इनडायरेक्ट लगाम लगी हुई है। अगर आप लाइन से थोड़ा ज्यादा आगे गए लगा देंगे, बंद कर देंगे, शैडो बैन हो जाएगा। तो ये एक्चुअली देश के लिए खतरनाक है। पहले तो मतलब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस पर चोट पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद जब हम चुप रहना नहीं सीखे या चुप नहीं रहे तो वो जो है मतलब हम पर मुझे मतलब यह है कि हत्या करने की कोशिश की गई। ये कुछ फुटेज है सर, मुझे मतलब हमारे ही मित्र ने, क्योंकि वो एक ऐसी आइडियोलॉजी में वो घिर गए हैं। वो बहुत अच्छा इंसान भी बन सकता था, मतलब वो फ्यूचर पे देश के लिए भी काम कर सकते थे, लेकिन एक आइडियोलॉजी से वो इस तरह से प्रभावित हो गए कि उन्होंने मुझे अपना दुश्मन समझा। चूंकि मैं एक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ। जी आप हो? जी मैं हूँ। के साथ ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है सर, जब भी जाते हैं। और ये हमारे साथी सन्नी भाई हैं, ये सारे लोग ही। तो इस पे केस हुआ? इस पे केस हुआ, 20-22 दिन जेल में रहे, उसके बाद बाहर आ गए। और हमने भी मतलब उसके बाद ज्यादा एक्शन लेने की इसलिए कोशिश नहीं की सर, क्योंकि बार कॉलेज। ये तो अटेम्प्टेड मर्डर है। हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर है सर। वो 20 दिन में बाहर आ गए और अभी भी थ्रेट मिलता है सर कि केस उसी से। हाँ, उसी से सर। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी इस तरह के मसलों को परखते रहे जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस पर जरूर बात हो रही है कि इस यात्रा से कांग्रेस को क्या मिलेगा। बिहार में कांग्रेस का आधार क्या है, लोग सवाल उठा रहे हैं। 35 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है बिहार में कांग्रेस, लेकिन यही तो देखने की बात है कि जिस राज्य में इतने लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है,
वहां पर राहुल गांधी ने 15 दिनों तक पूरी पार्टी को यात्रा में झोंक दिया। किसी को पता नहीं इससे कांग्रेस या महागठबंधन को क्या मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी सबने पूरे दम के साथ यात्रा पूरी की है। क्या यह आसान बात है? क्या राहुल गांधी की यात्रा बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी? इसका भी जवाब किसी के पास नहीं। कोई नहीं कह सकता कि जमीन पर कितना कुछ बदला है, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रम में इतने लोग आ रहे हैं, यह दिखने लगा है, इसीलिए इन सवालों पर चर्चा हो रही है। वरना बिहार की राजनीति में कांग्रेस को लेकर इतनी बातें बहुत जमाने से बंद हो गई हैं। 15 दिनों से यह कंटेनर राहुल गांधी का घर बना हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी ने यात्राओं का सिलसिला बंद नहीं किया। बिहार की यह यात्रा बता रही है कि राहुल गांधी ऐसी कई यात्राओं पर आगे भी निकल सकते हैं। राहुल गांधी के हिस्से में चुनावी सफलता नहीं है, लेकिन एक सत्ताधारी पार्टी को हमेशा आसानी से सत्ता में वापसी का इंतजार करने वाली कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मेहनती बना दिया है। बिहारी जुबान में पूरी पार्टी को खटना सिखा दिया है। जिस नेता को शहजादा कहा गया, वह नेता अब महलों का नहीं, सड़कों का शहजादा बन गया है। राहुल गांधी को बिहार से क्रांति की उम्मीद है। राहुल गांधी ही नहीं, तेजस्वी यादव से लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार के इस राजनीतिक अतीत की बात बार बार की। याद रखना चाहिए, यह 70 के दशक का बिहार नहीं है, 2025 का बिहार है और पूरे भारत से, खासकर हिंदी प्रदेशों की राजनीति से अलग नहीं है। राहुल की यात्रा में लोग तो आए, लेकिन क्या इनकी राजनीतिक समझ वैसी बनी जैसी राहुल गांधी चाहते थे? 25 साल से बिहार विकास और स्थायी सरकार के दौर में रहा है। आज की तारीख में उसके पास बहुत अच्छी सड़कें हैं, खूब सारे पुल हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं कि वह फिर भी गरीब क्यों है। इस बिहार में 90% जनता महीने में 6,000 से भी कम कमाती है। क्या इन गरीबों तक राहुल गांधी अपनी बात पहुंचा पाए होंगे, जिनके खाते में कोई 10,000 डालकर चुनाव की धारा मोड़ सकता है? इनके लिए 10,000 की रकम बड़ी है या वोट के अधिकार की लड़ाई? क्या आप जानते हैं कि गिरिराज सिंह भारत के कपड़ा मंत्री हैं? ट्रंप के टैरिफ के कारण कपड़ा सेक्टर में कई लाख महिलाओं की नौकरी खतरे में है। लेकिन आपको पता है कि बिहार से आने वाले मंत्री जी इन दिनों क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने ट्रंप को जरा भी चुनौती दी? उनका कौन सा बयान आपने पहले पन्ने पर देखा है कपड़ा सेक्टर को लेकर? यह खबर हिंदुस्तान अखबार में छपी है कि गिरिराज सिंह मधुबनी के झंझारपुर में झटका मीट चलाने वाले व्यक्ति की दुकान पर गए, उसका धन्यवाद किया और पत्रकारों से कहा कि जो भी सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हिंदू हैं वह झटका मीट का सेवन करें। इसका एक वीडियो वायरल हुआ जो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास उसकी कॉपीराइट नहीं है, लेकिन उस वीडियो में हमने एक बैनर देखा जिस पर लिखा है झटकाज मीट हब और गिरिराज सिंह की तस्वीर है। झटका तो समझ आता है, लेकिन ये झटकाज क्या है, झटकाज क्या है, पता नहीं। ट्रंप टैरिफ लगाकर टेक्सटाइल सेक्टर को भले बर्बाद कर दें, लेकिन गिरिराज सिंह तब भी झटकाज मीट हब की चिंता में रहेंगे। आखिर किसी भी राजनेता को इतना आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? जांच एजेंसियों के कारण आ रहा है, चुनाव आयोग के कारण आ रहा है, या गोदी मीडिया के कारण आ रहा है कि कपड़ा सेक्टर पर इतनी बात हुई, लेकिन मीडिया के कैमरे और मीडिया के माइक गिरिराज सिंह का इन सवालों पर पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं? गनीमत है कि ट्रंप को यह सब पता नहीं। अगर कोई बता दे कि आप जितना भी टैरिफ लगा दो, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को बर्बाद कर दो, फिर भी टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह झटकाज मीट की राजनीति में व्यस्त रहेंगे, तो यकीन मानिए ट्रंप का रो रो कर हाल बुरा हो जाएगा, उन्हें सदमा लग जाएगा। खबर छपी है कि सावन समाप्ति के अगले दिन बिहार के लोग 100 करोड़ का बकरे का मीट खा गए। राज्य भर में 10,000 क्विंटल बकरे का मांस बिका। अकेले पटना में 1,000 क्विंटल बकरा बिका है। इस बिहार में गिरिराज सिंह झटकाज मांस की राजनीति कर रहे हैं और इसी बिहार में राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। तो बिहार की प्राथमिकता क्या होगी? गिरिराज सिंह सही से बिहार को जानते हैं या राहुल गांधी को यकीन है कि बिहार झटकाज मीट की राजनीति से अलग होगा और वोट के अधिकार की राजनीति से जुड़ेगा? क्या राहुल गांधी जनता के एक बड़े वर्ग को उन शक्तियों के खिलाफ खड़ा कर देंगे जिन शक्तियों ने गांधी की हत्या की है? जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की। राहुल जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं,
आज उनकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। उनकी संस्थाएं देश भर में पसर गई हैं और तमाम संवैधानिक संस्थाओं में वे इस तरह से फैल चुके हैं कि राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होगा उनसे लड़ना। लगता है राहुल गांधी ने खुद ही एक मुश्किल लड़ाई अपने लिए चुन ली है। केवल उन शक्तियों के कारण नहीं, बल्कि अंबानी और अदानी के खिलाफ लगातार बोलने के कारण भी उनकी लड़ाई लंबी हो चुकी है। कांग्रेस अगर बदली है तो इतना ही कि राहुल गांधी विचारधारा की बात करने लगे हैं और उनके साथ बात करने वाले और इसके लिए लड़ने वाले कांग्रेस के भीतर कई सारे नेता खड़े हो गए। पटना के डाक बंगला चौराहे पर राहुल गांधी का भाषण बहुत छोटा रहा। उनका ही नहीं, मंच पर गठबंधन के नेताओं ने भी समय का ध्यान रखने के कारण छोटा भाषण दिया। क्या इसलिए कि मंच पर गठबंधन के नेताओं को भी बोलना था, इसलिए भाषण छोटा था, या पटना की भीषण गर्मी ने उनकी हालत खराब कर दी? आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इतनी गर्मी में आप यहाँ आए और आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। वोट चोरी की यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन इस दौरान उठे सवाल समाप्त नहीं हुए। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी। उम्मीद है बिहार का चुनाव धांधलियों के आरोपों से अलग होगा, मुक्त होगा और बराबरी के मैदान पर लड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।